हेलो बच्चों, आप सभी का पावन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार अब तक मुझे मिल चुका, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। चलिए बात कर लेते हैं आपके अध्याय नंबर 3 की, जो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक साम्राज्य, जिसके बारे में हम पूरी तरह से आपको पढ़ा चुके हैं। ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब सिर्फ आपको रिवीजन राउंड पे आपको ये पूरा अध्याय जो है समझाना है फिर से एक बार पुनः, और उसके बाद आपका टेस्ट भी होने वाला अगली वीडियो में। तो तैयार हो जाइए। पूरा चैप्टर जो है आपने कैसे तैयार करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरे जो अध्याय है उसको बड़े अच्छे से पढ़िए, बड़े सुंदर तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए, अंडरलाइन कीजिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ताकि आप उनको जब भी खोलें तो पूरा आपको याद हो जाए कि सचमुच ये चैप्टर था। यहाँ से मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट विषय है वो रहेंगे आंगस्टस की सफलताएं। आंगस्टस जो है एक महान शासकों में से जो है इस 3 महाद्वीपों में फैला हुआ, जो हम कहते हैं रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का सबसे महान शासकों में से एक था। उसकी सफलताएं जो है कई बार आती हैं। दूसरा रहेगा रोमन साम्राज्य के पतन के कारण, क्या कारण थे उसके पीछे, वो बात करेंगे। वहाँ के रोमन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था वो जानेंगे, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में, और अंत में बात करेंगे हम दास प्रथा के बारे में। तो ये 4 विषय बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो इन्हीं को ही डिस्कस हम करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक साम्राज्य, और इसका राजनीतिक विकास अगर आप देखेंगे तो इस तरह से किताब में आपको मिलेगा। यहाँ पर जितने राजा उस समय हुए उनको परवर्ती और पूर्ववर्ती हुए, जो पूर्व में हुए, और उसके पश्चात जो है वो 3वीं शताब्दी के पश्चात के जो राजा थे उनको परवर्ती पूरा काल के नाम से जो है जाना गया। ठीक है, तो जो पूर्ववर्ती के तौर पर माना जाता है उसमें सबसे पहला नाम जो है आंगस्टस से आता है, जिसने 27 से लेकर 14 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। हालांकि जो पूर्ववर्ती शासकों में जो समय आता है वो यहाँ से यहाँ तक का समय माना जाता है। आंगस्टस के बाद टिबेरियस, नीरो, ट्राजन्स, हैड्रियंस, मार्क्स ऑरेलियस, इनके नाम गैलिस के बाद जो है फिर जो समय आता है वो आता है 3वीं शताब्दी का संकट। ये वो समय था जब कोई राजा जो है वो अपने आप में सक्षम नहीं था। सक्षम का मतलब है इतने बड़े साम्राज्यों को चलाने वाला कोई है, एक अच्छा शासक जो होना चाहिए था वो नहीं था। तो 3वीं शताब्दी में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा संकट जो है सामने आया। संकट किसके कारण माना जाता है? देखिए ये संकट किस तरह का था। माना जाता है कि उस छोटी सी अवधि में लगभग जो है 47 वर्षों में जो है वो 25 सम्राट जो है वो उठे बैठे राजगद्दी के ऊपर। तो सोच सकते हैं कितनी अव्यवस्था का यह समय था। ये कहता है बहुत सारे सम्राटों की जो है हत्या की गई। तो लूटमार, अशांति का जो वातावरण था वो इस दौरान जो है वो बना रहा रोमन साम्राज्य, जो जिसका एक अपना इतिहास, वैभवपूर्ण इतिहास था। टिबेरियस आंगस्टस से लोगों ने जिसे रखा था, जिसकी नींव को रखा था, वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको कायम नहीं रख सके, और इस प्रकार से 3वीं शताब्दी में लगभग 235 से 285 का जो समय था वो इसी तरह से, उसी समय अकाल भी पड़ा क्योंकि स्थितियाँ अच्छी नहीं थी। प्रशासन ने लोगों की दशा को सुधारने का अच्छा कार्य नहीं किया। तो इस तरह से ये, और उसके बाद जो है फिर जाकर डायक्लिशियन जो है 284 ईसा पूर्व जब राजगद्दी के ऊपर बैठता है तो वो जो है उसको संभालता है। थोड़ी स्थितियां जो है वो सही मायने में आती है, और उसके पास से एक एक करके फिर जस्टिन के बाद फिर से ये साम्राज्य धराशायी हो जाता है। तो उसके बारे में हम पतन के कारण बाद में पढ़ेंगे। तो ये है राजनीतिक विकास जो है वो रोमन साम्राज्य का क्या रहा, वो ये रहा। अब आ जाता है बात की आंगस्टस की सफलता, जो बहुत बार पूछी जाती है कि ये जो आंगस्टस था जिसने 27 से लेकर 14 ईसा पूर्व तक शासन किया वो कैसा था। तो इस दौरान जो है क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां उसकी रही उसके बारे में। पहला, एक रोमन शांति, बताया ना रोमन शांति। इससे पूर्व क्या था, ये कहता है 44 ईसा पूर्व में जो उससे पहले जो जूलियस सीजर थे, जो सम्राट थे, उनकी हत्या जो है कर दी गई थी। ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई थी। और इस कारण क्या था, अब जो रोमन साम्राज्य, क्योंकि अब जो राजा था वो मार दिया गया था, अब अगला राजा कौन होगा उसके लिए गृह युद्ध जो भड़क उठा। तो इसमें एक आदमी जिसका नाम था ऑक्टेवियन, याद रखना ऑक्टेवियन। ये ऑक्टेवियन जो है ये जूलियस सीजर की जो बहन थी, उनका बहन का जो है वो पोता था रिश्ते में। और इसने क्या किया, ये योग्य था, बहुत योग्य था, और उसने क्या किया, जो दोषी थे उनको तो बख्शा नहीं, उनको तो खत्म कर दिया, मार दिया। और साथ में इसने और भी जो
दावेदार थे उनके साथ भी उसने युद्ध किया और उनको हराकर जो है वो खुद राजगद्दी के ऊपर बैठा। और इस तरह से जो उपाधि धारण की थी वो था आंगस्टस, याद रखना, तो इसलिए इसका नाम जो है आंगस्टस, हालांकि इसका वास्तविक नाम क्या था, ऑक्टेवियन। तो आंगस्टस के नाम से ये राजगद्दी के ऊपर बैठा, जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है महान। इसी तरह से इसका प्रिंसेस ये भी उपाधि थी, जिसका मतलब होता है प्रथम नागरिक, और इसको इम्परेटर भी कहा जाता है, जिसका मतलब विजयी सेनापति। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 तरह की उपाधियां जो उसने धारण कर दी राजगद्दी पर बैठते ही। तो इस तरह से एक और चीज याद रखने वाली बात है कि इसका जो उसने शासन किया 27 से लेकर 14 ईसा पूर्व तक, उसे जो है प्रिंसिपेट जो है वो कहा जाता है। प्रिंसेप से प्रिंसिपेट जो है इसको कहा जाता है। उस दौरान जो स्थापित जो साम्राज्य था, जो राज्य स्थापित थे, उनको कहा जाता था। चलिए बात कर लेते हैं अब सेनेट से संबंध। यह है पहला जो उसकी उपलब्धि थी, शांति की मतलब कायम करना। दूसरा आता है सेनेट से संबंध। देखिए, यद्यपि जो उसके जो हाथों में सारी शक्तियां थी, पूरी की पूरी शक्तियां, उसके मतलब शक्तियों की कमी नहीं थी, जो चाहा एक निरंकुश शासन की तरह था, शासन जो कह देता था वो कानून बन जाता था। लेकिन फिर भी उसने कभी भी अपने आप को दावेदार घोषित किया, निरंकुश शासक नहीं बना। उसने हमेशा प्रजा की भलाई को सबसे पहले जो है वो सुना, इसलिए इसको जो है वो अच्छा शासक के तौर पर माना जाता है। इसलिए उसकी सफलताओं को बारे में पढ़ना जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाई जाती हैं। तो भाई क्या निरंकुश शासक नहीं रहा, और उसने अपने आप को हमेशा जो है वो लोगों की भलाई में कार्य में लगाया। और इसके प्रति उस समय एक संस्था हुआ करती थी जिसको कहा जाता था सेनेट। ये जो है सेनेट जो होती थी, वो जो लोग बड़े लोग हुआ करते थे जिनका समाज में अस्तित्व था, उन लोगों की एक जो है वो सभा थी जिसे सेनेट कहा जाता था। और इसका इतना वर्चस्व था कि ये राजा भी बदल सकती थी, इसका ना इतनी प्रभावशाली ये संस्था हुआ करती थी। तो इसने क्या किया, सेनेट के सदस्यों सेनेट के प्रति जो है अपना सम्मान व्यक्त किया। और एक साथ साथ उसने पैरेलल और क्या काम किया कि सेनेट की जो संख्या जो पहले 1000 व्यक्तियों की हुआ करती थी, उसकी कम कर दी 600, मतलब उसके पर काट दिए। एक तरह से ये कह सकेंगे कि जो सर्वोच्च जो संस्था थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, क्योंकि जितने बड़े लोग थे उनके ऊपर नियंत्रण करना मुश्किल था, तो कम कर दी गई। और इस प्रकार से अब उस संस्था के ऊपर जो पूरी तरह से राजा का नियंत्रण स्थापित हुआ। नहीं तो ये इसके जो अधिकार थे वो राजा से भी ऊपर थे। तो इस प्रकार से अब यह शांति से अपना कार्य जो है कर सकता था। अब इसके सर्वोच्च जो है इससे ऊपर कोई नहीं था। तो ये दूसरा सुधार उसने किया, सेनेट से अच्छे संबंध बनाए, तो इसलिए अच्छे संबंध के साथ साथ उसने क्या किया, यह कार्य भी किया। फिर तीसरा आता है वो है सैनिक सुधार। सैनिक सुधार, इससे पहले जो है आंगस्टस से पहले जो सेना थी वो बहुत बड़ी सेना थी, लगभग 6 लाख सेना थी। ठीक है, जरूरत से ज्यादा की सेना थी, 6 लाख सेना। अब इसने क्या किया, इन सैनिकों की संख्या जो है, जो योग्य सैनिक थे उनको रखा केवल, और आधी कर दी गई, 3 लाख सेना जो है वो कर दी गई। ठीक है, और ये जो सेना का प्रभाव, देखिए अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूं, आज भी जो वहाँ के पॉलिटिशियन है वो सेना पर जो है निर्भर करते हैं। सेना जो कहती है वही पॉलिटिशियन जो है वो आता है पाकिस्तान में, वही राज करता है। क्लियर? तो इसी प्रकार का जो है वो आंगस्टस से पहले इसी प्रकार की व्यवस्था थी। सेना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत, ये कह सकते हैं कि जो प्रभावशाली संस्था के तौर पर जो है सेना हुआ करती थी। उसने क्या कर दिया, उसे भी आधा कर दिया गया। यहाँ सेनेट को आधा किया गया, वहाँ भी जो है उसने आधा कर दिया गया। और क्योंकि उसको अपनी सुरक्षा का जो है पता था कि इतने लोगों को जो है निकालना टफ काम है, और उसका जो जीवन है वो खुद खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उसने क्या किया हुआ था, 9000 प्रेटोरियन गार्ड अपनी सुरक्षा के लिए जो है वो 9000 अलग से एक सेना जो इकट्ठी कर दी, जिसका कार्य होता था राजा को सुरक्षा प्रदान करना। तो इस प्रकार से 9000 प्रेटोरियन गार्ड की स्थापना भी करी। एक स्थायी सेना का गठन उसने किया। ये अस्थायी तौर पर होती थी, क्योंकि ये जो सेना होती थी कई बार जो है वो राज्य के जो प्रतिनिधि होते थे, गवर्नर होते, उनसे ये सेना जो है ली जाती थी। लेकिन अब राजा के अधीन एक बड़ी और स्थायी सेना का गठन किया गया, और एक और नियम बनाया गया कि उसकी जो न्यूनतम आयु रख दी गई कि इतने वर्ष तक वह सेवा देगा ही देगा। मतलब जो यंग जो जब तक वो रहता है तब तक जो है उसकी सेवा लगभग 25 वर्ष कर दी गई। तो 25 वर्षों तक वह अपनी सेवा कहाँ देगा, सैनिक के तौर पर देगा। जैसे कि अगर भारतीय सेना को देखेंगे आप, वहाँ भी आयु निश्चित है, उस आयु से अधिक जो है वो वहाँ पर अपनी सेवा नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पर यंग चाहिए, बिल्कुल यंग तबका, जिसका गर्म खून वाले। तो इसी प्रकार का नियम उसने बनाया। तो ये सैनिक सुधार भी उसने किए, ये अच्छे सुधार थे। इससे वो अपने जो अपना राज था उसको सुदृढ़ बना पाया। तो ये तीसरा जो है उसने काम किया, ये उपलब्धि थी उसकी। चौथा था प्रांतीय प्रशासन।
प्रांतीय प्रांत जो उसने विभाजित किए थे उसमें उसने कैसा शासन दिया। प्रांतीय जो गवर्नर था पहले क्या था, उससे पहले 1 साल का हुआ करता था। अब 1 साल के बाद बदल जाएगा तो वो ज़्यादा कार्य भी नहीं करता था। भैया मरना दो, 1 साल का मेरे पास समय है, क्या करना है, अगले साल कोई और आएगा तो वो करता रहेगा। तो ये जो व्यवस्था थी इसको उसने क्या किया, 3 वर्ष कर दिया। सबसे पहले बात, अब 3 वर्ष के लिए किसी एक जगह, ये वैसा ही है कि मान लीजिए 3 वर्ष किसी टीचर का जो है वो किसी स्कूल में स्थानांतरित हो गया। अब उन 3 वर्षों में वो इस स्थिति में आ जाता है, कम से कम तीसरे वर्ष तो इस स्थिति में आ जाता है कि उसको हर बच्चे का पता होता है कि वो क्या है, कितना है, किस तरफ को उसको ले जाना है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, 3 वर्ष के बाद उसको जाना पड़ता है। तो फिर एक नया टीचर आता है, उसको समझता है। तो ये थोड़ा सा ये रहता है असमंजस जो है, जब तक वो समझने लगता है तब तक वो निकल जाता है। तो ये स्थिति का निजात जो है 3 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, एक और चीज उसने की प्रांतीय प्रशासन में कि ईमानदार लोग, केवल जो गवर्नर जो सबसे बड़े पद के ऊपर बैठने वाले थे, जो ईमानदार लोग थे उनको ही नियुक्त किया, और जो ईमानदार नहीं थे उनको बाहर कर दिया। जो अत्याचार करते थे उनको जो है निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और इसके अलावा और क्या किया उसने, कर जो बहुत ज़्यादा लिया जाते थे उनमें कमी कर दी गई, क्योंकि जितना ज़्यादा कर जो है आपको लगाएंगे लोगों की स्थिति उतनी बदतर होती जाएगी और लोगों का साथ आपको नहीं मिलेगा। तो उसने करों को कम किया, ठीक है। और इन करों को, जहां भी पैसे की बात होती है ना वहां क्या आ जाता है, भ्रष्टाचार। तो उसने क्या किया, इन करों को एकत्रित करने के लिए भी ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त किया और बेईमान जो अधिकारी थे उनको बाहर नहीं किया। वो जो इसका ख्याल रखने के लिए क्या करता था, वो स्वयं प्रांतों का भ्रमण करता था कि ये जो सुधार थे ये सही मायने में सही थे या गलत थे, कहीं इसका गलत तो नतीजा तो नहीं हो रहा। तो उसका भ्रमण करता था जाकर अपने राज्यों में, और इस प्रकार से तो सोच सकते हैं ना। तो इस तरह से अगर राजा जो सोचता है अपने प्रजा के बारे में तो वहां पर विकास क्यों नहीं होगा। तो ये चौथा उसकी उपलब्धि थी, प्रांतीय प्रशासन। फिर आता है आर्थिक सुधार। अब आर्थिक सुधार कैसे हुए, आर्थिक सुधार देखिए किसी भी देश की जो प्रोग्रेस है ना वो आर्थिक सुधारों के ऊपर होती है कि आपने क्या व्यवस्था उस देश में कामिल करी है, अराजकता है, शांतिपूर्ण है। तो इस प्रकार सबसे पहले उसने कहा कि अभी आर्थिक सुधार में सबसे पहले आता है कि उस देश में शांति व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे लॉ जो है वो लागू होने चाहिए, अच्छे लॉ बने होने चाहिए जिससे शांति बनी रहे, क्लियर है। और उनको इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए कि कानून तो बना दिए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, वो भी गलत है ना। भारतवर्ष की ही बात कर लेते हैं, बहुत सारे कानून बनते हैं लेकिन उसका हम क्या सही तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपको हेलमेट पहनना कितना नेसेसरी है उसका कानून बनाया गया है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है बिना हेलमेट लिया घूमते हैं, होता है ना ऐसे, खुद तो मरते हैं दूसरों को भी मारते हैं। तो इस तरह से ये जो रोमन साम्राज्य था उसने क्या किया, एक तो पूर्ण शांति और व्यवस्था कायम की, दूसरा यातायात के साधनों को विकसित किया, क्योंकि यातायात ही समृद्धि का सूचक है। देखिए सड़कें जहां निकलती है वहां के घरों का रूप बदल जाता है। घर कैसे बदलते, कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आने लगता है। जो कृषि के उत्पाद जो है आप बेच नहीं सकते थे क्योंकि आपके पास जाने के लिए, उन उत्पादों को ले जाने के लिए रास्ता नहीं था या सड़क नहीं थी, अब वो मिल गई और आपने उनको बेचना शुरू किया, पैसा आने लगा और इस प्रकार से जो समृद्धि आई। तो ऐसा ही हुआ। डाकू जो उस समय समुद्री डाकुओं का बोलबाला होता था, देखिए जहां पर डाकू ना समुद्र में से ही रास्ते से जो तो व्यापार होता था, तो जहां डाकू ही आपका सामान को लूट लेंगे तो वो दूसरी बार व्यापार करना छोड़ देगा। तो इसलिए समुद्री डाकुओं को ऊपर सफाया किया, कृषि और उद्योगों को प्रोत्साहन उसने दिया। तो ये सब कार्य करने के पश्चात ही अब क्योंकि व्यापार बढ़ने लगा तो व्यापार को बेचने के लिए जो है दूसरे जो देश होते थे, पड़ोसी देश है, उनके साथ आपके अच्छे संबंध स्थापित होने चाहिए। उससे क्या होगा, वो सामान आपसे खरीदेंगे और आप उनसे खरीदेंगे, तो इस तरह से व्यापार बढ़ेगा। तो ये सारे कार्य किसने किए, आंगस्टस ने किए। पांचवा आर्थिक सुधार। छठा आता है धार्मिक और नैतिक सुधार। धार्मिक और नैतिक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि प्रचलित उसने क्या किया, जो प्राचीन काल से जो चले आ रहे जो त्योहार थे जिससे मॉरलिटी बनती थी समाज में, उनको उसने जो है शुरू किया, पुनर्जीवित किया। और इसके अलावा उसने क्या किया, जो पुरोहित थे उनके अधिकारों में वृद्धि की। नए जो प्रचलित जो विदेशी देवी देवताओं को पूजने की प्रथा थी उसको उसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि अपने ही देवी देवताओं की, अपने जो धार्मिक विचार हैं उनको उन्नत करने के लिए ऐसा किया। स्वयं को देवता घोषित कर दिया। देखिए सम्राटों को देवता से घोषित करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और इसलिए क्या था, वो उनके मंदिर भी बनने लगे थे, उनकी भी जो पूजा होने लगी थी। इसका जो प्रभाव था वो मैं बाद में बताने वाला। तलाक प्रथा को कठोर बनाया गया ताकि जल्दी से तलाक ना दे पाए, और कहीं स्त्रियों की स्थिति जो है बदतर जो चली आ रही थी उसको सुधारने का प्रयास किया गया। तलाक प्रथा का कठोर बनाया गया, और अनैतिक संबंधों के विरुद्ध कानून जो बहुत ज़्यादा थे। रोमन साम्राज्य में अगर आप देखेंगे तो अनैतिकता का बोलबाला बहुत मिलेगा आपको, जहां स्त्रियों की जो स्थिति है वो बदतर थी
इसलिए जो है उसने क्या किया, अनैतिक संबंध इनके ऊपर भी उसने जो है कानून बनाए। क्लियर हो गया। फिर सातवां आता है कला तथा साहित्य को प्रोत्साहन। उसके शासनकाल में जब जो है लोगों के पास पैसा, धन, दौलत सब कुछ होता है तो वहाँ पर साहित्य को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि वो खाली समय में बहुत सारी चीज़ें लिखने, और ऐसे लोग जो जो विद्वान होते हैं विद्वता भी बढ़ती है, क्योंकि अब उसके पास भोजन काफ़ी मात्रा में है। अब वो केवल उसको कमाई के साधन हैं, तब वो अपना समय दूसरी चीज़ों को दे सकते हैं। तो इस काल में क्या था कि चाहे भव्य महल, मंदिरों का निर्माण हो, वो हुआ कला की दृष्टि से। अच्छे सुंदर गौथिक जो कला थी उसका जो है, उसके अगर आप देखेंगे आगे आने वाली पिक्चर्स जो है, तो उनका जो महल है, जब मंदिर बनाने के तरीके थे, वो उसकी जो शैली थी वो बहुत ही सुंदर थी। ईंटों की जगह अब संगमरमर का प्रयोग किया जाने लगा, तो इस दिशा में भी जो प्रगति हुई। इसके अलावा ये कहता है उनके शासन कालों में अगर देखेंगे तो लिवी जो है, लिवी नाम का एक महान इतिहासकार हुआ जिसने रोमन साम्राज्य के इतिहास को 142 जिल्दों में लिखा है और बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। और उसके अतिरिक्त वर्जिल और हॉरेस जैसे महान कवि भी उस समय हुआ, उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा उस सभ्यता का जो है वो काफ़ी वर्णन किया है उसके जरिए। तो ये हुआ कला और साहित्य में प्रोत्साहन। तो ये भी उपलब्धि रही। हमने पढ़ी आर्मस्ट्रांग की सफलताएं या उनकी जो है उनके समय में जो उसने कार्य किया उनकी व्याख्या की। अब बात कर लेते हैं रोमन साम्राज्य के पतन के कारण। हम जल्दी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, अब केवल रिवीजन करना है ताकि आपको याद हो जाए। जिस प्रकार रोमन का जो निर्माण था केवल एक दिन में नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार रोमन साम्राज्य का जो पतन था एक दिन में तो नहीं हुआ ना। उसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे, आराम आराम से, क्योंकि बहुत सारे कारण रहे होंगे, एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसके जो कारण थे उनमें से एक एक करके जो सबसे पहला या मुख्य जो कारण था वो था रोमन साम्राज्य की विलासता। देखिए, जब भी बात में कारण लिखने हैं तो पहला कारण पहला ही होना चाहिए, दूसरा नहीं बनना चाहिए, तीसरा नहीं बनना, क्योंकि जो कारण होते हैं ना वो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो सबसे एक नंबर पर आता। तो ये जरूर आपने इतिहास में ख्याल रखना होता है। तो पहला जो बड़ा जो कारण रहा कि ये साम्राज्य क्यों पतन के ग्रस्त में चला गया, कारण है पहला आता है कि रोमन साम्राज्य की विशालता। ये इतना विशाल था, रोमन साम्राज्य इतना विशाल था कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में फैला हुआ था। बहुत बड़ा साम्राज्य था, और ऐसा साम्राज्य जिसे सिकंदर भी के पास भी इतना नहीं था। हम भारत का करें तो अशोक के पास, समुद्रगुप्त के पास भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था, इतना स्थापित नहीं कर पाए थे। तो इतने बड़ा साम्राज्य में क्या क्या था, रोम था, इटली था, स्पेन था, फ्रांस, यूनान, सिसिली, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, ब्रिटेन, यहाँ तक ये फैला होता है। ब्रिटेन है आपका, ठीक है, यहाँ तक ये फैला हुआ था। अगर यहाँ बात करते हैं पश्चिम की बात करें तो ईरान, इराक और सीरिया तक फैला हुआ था। अगर हम यहाँ बात करते हैं ब्रिटेन तक फैला, नीचे करते हैं तो यहाँ पर मोरक्को आता है, यहाँ पर मिस्र आता है। तो इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर राज करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो ये एक विशाल था, और विशाल होने के कारण क्या था, ये भी कारण बना कि अगर इतना विशाल नहीं होता तो हो सकता है काफ़ी और लंबे समय तक शासन जो है यहाँ पर चलता। ये विशाल था और इसलिए इस पर राज करने के लिए योग्य शासकों की ही जरूरत थी। जब अयोग्य आए तो क्या हुआ, इस शासन का जो है अंत हुआ, रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, पहला कारण। दूसरा, रोमन शासकों की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति का मतलब क्या होता है कि बड़े युद्ध करना, अपने जो साम्राज्य था पहले इतना करता, फिर वो और बढ़ गया, युद्ध किया, जीता, और बढ़ा, तो बढ़ाते चले गए। ये जितने भी शासक थे उन्होंने साम्राज्यवादी नीति को जो है बहुत बल दिया, सभी शासकों ने। ये अलग चीज है कि जो योग्य था उन्होंने उन जगहों को जीता, उन जगह के ऊपर भी अपना वर्चस्व काम किया, अच्छा शासन दिया, लोगों को अपना मित्र बनाया। लेकिन कुछ ऐसे निकले जिन्होंने जीते तो सही, लेकिन उन लोगों को जो है अच्छा प्रशासन नहीं दे पाए, इसलिए वो उनके विरुद्ध हो गया और वही बात में उनके पतन का कारण बने। समझ आ रही ना बात। तो विशाल, एक तो पहले ही आपको विशाल साम्राज्य मिला, फिर उसको और विशाल करना जो है ये अयोग्य जो शासक थे उनके लिए भारी पड़ा। तो क्या ये बोल रहा है कि एक तो आपने साम्राज्यवादी नीति के ऊपर ठीक चले तो हैं, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए क्या किया आपने, एक विशाल सेना और बढ़ती चली गई, आपकी सेना थी वो बढ़ती चली गई। अब आपने लगातार युद्ध करना है तो धन जो था वो बहुत चाहिए था, तो धन को पानी की तरह बहाया गया। जिस धन से आप लोगों को अच्छा राज दे सकते थे वो धन कहाँ लगने लगा, सेना में लगने लगा। तो लगातार युद्ध के कारण जो था, देखिए युद्ध में चाहे जीता हो चाहे हार हो, क्षति होती है, जन और धन सभी की क्षति होती है, और इससे फर्क पड़ता है वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर, क्योंकि पैसा वही देते हैं, वहीं से जनरेट होता है पैसा। तो इसके कारण क्या था कि एक और कि इस नीति से उन्होंने अनेक देशों को, क्योंकि जब आप युद्ध कर रहे हैं, लगातार साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं, जो पड़ोसी देश हैं वो लगातार आपको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, वो शत्रु की नज़र से देखेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे आपको खत्म करने में। तो इस प्रकार से ये कारण था कि दूसरा कारण कि इस वजह से भी जो है रोमन साम्राज्य क्या हुआ, खत्म हुआ। उसने
बजाय मित्र बनाने अपने राष्ट्रों को, उनको शत्रु बनाया, और इस प्रकार से ये पतन हुआ। तीसरा, रोमन शासकों की विलासिता, जिसकी बात में हम आदि कर भी चुके हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा था, पैसे की कमी नहीं थी, चाहे वो प्रजा की बात करें, चाहे वो राजाओं की बात करें, पैसा था। और इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि प्रजा तो प्रजा, लेकिन राजा अगर उसमें लिप्त हो जाता है तो प्रजा तो कहीं, वो तो पहले लिप्त हो जाएगी। तो भाई राजा जो था वो सूरा और सुंदरी के संग अधिक समय व्यतीत करने लगे। जो अयोग्य शासक थे, ठीक है, योग्य की बात नहीं करें, अयोग्य जो शासक थे वो इस तरह से करते थे। और इन पर से जो बहुमूल्य धन था, वो देश का जो बहुमूल्य धन था वो कहाँ लग रहा है? ऐशो आराम, अच्छे बहुत बड़े बड़े महल बनाना और अपने रंग रलियों में व्यस्त रहना, पैसा वहाँ पर व्यस्त करना। तो ये किसका, जो पैसा जहाँ पर लगना चाहिए था वो नहीं लग रहा था, कहाँ लग रहा? भोग विलास की वस्तुओं में लग रहा था। ये तीसरा कारण बना पतन का कारण। और चौथा कारण क्या है? उत्तराधिकार कानून का अभाव। उत्तराधिकार कि राजा कौन बनेगा आगे वाला, क्योंकि मृत्यु तो अकस्मात होती है, कोई बीमार से होते, कोई अकस्मात हो जाती, तो अकस्मात मृत्यु होने पर क्या हो जाता था? भाई राजा मर गया, अब क्या था? जो अनेक जो उत्तराधिकारी थे वो जाग जाते थे। अब बेटे भी कई होंगे, हो सकता है चाचा ही उठ जाए, तो कोई भी जो है वो राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? युद्ध शुरू हो जाता था, गृह युद्ध, है ना। अगर मान लिया चार भाई है, चार भाई आपस में ही लड़ने लगे तो उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है ना। तो वैसे ही देश के अंदर ही गृह युद्ध छा जाना, उससे क्या होती है? अपनी ही क्षति होती थी, और वो जो राज्य था वो और भी कमजोर होता था। तो ये भी कारण बना। तो इसलिए अगर उत्तराधिकार संबंधी कानून का अभाव था, नहीं था, अगर ये नियम होता कि बड़ा बेटा ही बनेगा तो शायद युद्ध ना होते, उससे जो जन और धन की जो हानि हुई वो बच सकती थी। तो लेकिन ऐसा नहीं था, इससे कारण क्या हुआ? ये भी कारण बना पतन का कारण। पांचवा है साम्राज्य का विभाजन। साम्राज्य का विभाजन किसने किया था? मैंने पढ़ाया था, डायक्लिशियन। डायक्लिशियन ने 2 भागों में इसे डिवाइड कर दिया था। किसको? पूरे रोमन साम्राज्य को। देखिए उसकी सोच कुछ अलग थी, उसको मालूम था बहुत बड़ा साम्राज्य है और उसमें अच्छा अगर शासन देना है तो मुझे डिवाइडेशन करनी है काम की। लेकिन उसने क्या किया? उसने डिवाइडेशन केवल काम की नहीं की, उसने राजाओं को भी कर दिया। यहाँ जो पूर्वी में खुद रहने लगा, पश्चिम में किसी और को राजा बना दिया, ठीक है, अपने अधीन ही राजा जो है घोषित कर दिया दूसरे का, वहां पर शासन उस तरह से चलने लगा। हालांकि कुछ समय तक अच्छा शासन चला, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो उसका जो दूसरा जो पहलू था वो जांचा नहीं गया था। क्या था? कि यहाँ के लोग अपने आप को अलग देखने लगे थे और यहाँ के लोग अपने आप को अलग देखने लगे थे। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आज भी अगर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, तमिलनाडु है, और अगर हम अपने हिमाचल की बात करें तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु वाला अपने तमिलनाडु के लोगों को ही तवज्जो देगा, क्योंकि विभाजन है हमारा, सीमाओं का विभाजन है। और उन सीमाओं के विभाजन करने से क्या होता है? 2 अलग जो है गुट बन जाते। तो ये जो एकता थी वो खत्म हो गई, जो कभी एकता थी दोनों के बीच में। अब यहाँ के लोग अपने आप को बड़े या छोटे समझने लगे और यहाँ के लोग भी अपने आप को बड़े छोटे। तो दोनों में क्या हुआ? वर्चस्व और शत्रुता की भावना पैदा हुई। अब जब एकता ही नहीं किसी देश में होगी तो क्या होगा? पतन होगा। तो ये कारण बना पांचवा। छठा आता है कि दासों पर अत्याचार। आपको हैरानी होगी कि आंगस्टस के शासनकाल में ही जो इटली था, छोटा सा जो देश था, जो उसका अभिन्न अंग था साम्राज्य का, रोमन साम्राज्य का, वहाँ की जो 75 लाख जनसंख्या थी उनमें 30 लाख जो संख्या थी वो दासों की ही थी। याद रखना, दास इतने ज़्यादा हो गए। और ये दास कौन होते थे? जो सेना, जिन देशों को साथ आपने युद्ध किए उनके जो सैनिक होते हैं उनको पूरी तरह से दास बना दिया जाता था, और वो भारी भारी संख्या होती थी। दास बनाने के पश्चात इनकी जो संख्या थी, देखिए इटली में ही 30 लाख थे। तो ये जो दास थे, इनके साथ जो मालिक थे वो घोर अत्याचार करते थे, बहुत घोर अत्याचार करते। तो इस कारण जब घोर अत्याचार किसी के साथ आप करते हैं तो एक ना एक दिन जो खड़ा हो जाता। तो यही कारण था कि दास भी एक दिन खड़े हो गए। जो बाहर से आने वाले आक्रमणकारी थे उन्होंने उनका साथ दिया, ना कि अब सोचिए एक छोटे से देश में ही 30 लाख हैं, तो पूरे रोमन साम्राज्य कितने लाखों लोग जो है वो दास होंगे। तो पूरी तरह से उनके साथ मिल गए, तो उनकी शक्ति बढ़ गई और यहाँ कम हो गई। रोमन साम्राज्य की शक्ति कम पड़ गई, दास उनके साथ जा मिले। तो इस प्रकार से दासों के ऊपर जो अत्याचार हुए वो भी कारण बना पतन का कारण। सातवां है दुर्बल सेना। कि हमने पढ़ा कि कुछ तो बहुत ही योग्य शासक हुए, इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया, लेकिन जो आगे के थे, होता है ना, वो कहते हैं कि कुछ पीढ़ियां जो है कमाने वाली होती हैं और कुछ पीढ़ियां खाने वाली होती हैं, है ना, ऐसा होता है। घर आप देखना, कोई गांव में ही आपको मिलेगा, कभी वो उस परिवार का बहुत वर्चस्व रहा था गांव में, लेकिन अब क्या है, वो जीरो हो गए हैं, गरीबी के गर्त में चले गए हैं। कारण क्या है कि कुछ पीढ़ियों ने तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी, लेकिन कुछ पीढ़ियाँ ऐसे निकली कि जिन्होंने उसको खाना शुरू किया, जमीनें बेचती, शराब नशे में डूब गए और इस प्रकार से वो खत्म हो गया, है ना। तो ठीक है, वैसे ही दुर्बल सेना किसके कारण हुई? दुर्बल जो
उत्तराधिकारी थे उनके कारण। उन्होंने सेना की तरफ ध्यान नहीं दिया, पैसा खुद ही गटक गए, जो पैसा सेना के ऊपर लगना चाहिए था वो नहीं हुआ। और इस प्रकार से क्या हुआ, इन निकम्मे जो रोमन शासक थे उनकी वजह के कारण जो है सेना भी दुर्बल बन गई, और इस प्रकार से वो बाहर से जो आया आक्रमणकारी उनका सामना नहीं कर पाए। तो ये कारण बना 7वां। 8वां कारण था पतन का, वो था आर्थिक पतन, कि जिस देश के पास आर्थिक धन दौलत ही खत्म हो जाए तो उसका पतन होना जरूरी है, हो ही जाएगा। तो कैसे, कि रोमन साम्राज्य में होने वाले जितने भी युद्ध हुए, जो लगातार युद्ध होते जा रहे साम्राज्यवादी नीति के कारण, या फिर जो अयोग्य शासक थे उनका जो बर्ताव था जनसाधारण के प्रति वो क्रूर होता गया, गलत होता गया, उससे क्या हुआ, आंतरिक विद्रोह हुए। घर के अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाए तो वो स्थिति है कि वो पतन हो रहा है। तो इस कारण ये कहता है कि जितने भी युद्ध हो रहे थे उनके कारण बहुत सारा पैसा जो है व्यय हो रहा था, और वो पैसा कहाँ से आ रहा था, लोगों से। लोगों के ऊपर टैक्स लग रहे थे। अब जो उन टैक्स लगने से जो चीज़ें थी, उनके जो कीमती थे, वो भाव थे, वो आसमान को छूने लगे थे। अगर रोटी जो है, जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, रोज खाना होता है, पेट पालना होता है, वही अगर महंगा हो जाए तो क्या होंगे, जनसाधारण लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे, असंतोष फैल जाएगा। तो इस कारण जो है पतन होगा ही होगा। तो ऐसा हुआ रोमन साम्राज्य में, आर्थिक पतन या 8वां कारण बना। 9वां है विदेशी आक्रमण, कि जो सो रही सही कसर थी वो विदेशी आक्रमण। देखिए विदेशी आक्रमणकारी देखते हैं हमेशा आक्रमण करने से पहले कि दूसरा कितना ताकतवर तो नहीं है, तो जब ताकत उसकी खत्म हो जाती है तो उनको भी साहस मिलता है। तो ऐसा ही हुआ, मालूम था कि जो है अब जो आपका रोमन साम्राज्य उतना ताकतवर नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, भाई जो पड़ोसी मुल्क था जर्मन, वहाँ के जो गौथ थे, उन्होंने 378 ईस्वी में अपनी सेना को लेकर उसे कड़ी पराजय दी, रोमन शासकों को कड़ी पराजय दी। इसके पश्चात 410 में फिर से जो है जो विशिगोथ थे उन्होंने अपने एक नेता था जिसका नाम था एटिला, उसके नेतृत्व में जो गॉल पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया, फ्रांस के ऊपर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। और उसके पश्चात हुण और लोवार्डो ने जो है इटली पर आक्रमण किया और वहाँ पर विनाशकारी प्रभाव विनाश किया, भारी विनाश कर, इस प्रकार से जो रोमन साम्राज्य था उसकी कब्र खोद दी, खत्म कर दिया पूरी तरह से। तो ये विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है। तो आज के लिए मैं केवल एक पार्ट में ही इसको भेज पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। कल दूसरा पार्ट आने वाला और इस तरह से पूरा आपका जो अध्याय है वो पूरा हो जाएगा, उसका संपूर्ण जो अध्याय है। चलिए बात कर लेते हैं अंतिम जो पेज की, और वो रहता है कि हमेशा मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, वो है कि फूल बनकर जियो। हमेशा फूल से सीखो, हमेशा खिलता है और आपको भी खिलाता रहता है। ऐसा ही जीवन आपको कुछ होना चाहिए, सुगंधमय अच्छा जीवन। ऐसी कल्पना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।